महीने मेरे एक सर मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल पहले एक लैंड मेरे नाम से की थी। ये है उसका रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट। उनके पास रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट था, वो ओरिजिनल था, बट वो होने के बावजूद भी वो कह रहे थे कि ये लैंड मैं बेच नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को मार्केट में यही लगता है कि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट यानी सेल डीड मेरे पास है तो मेरे पास लैंड है। ये सबसे बड़ा मिथ है लैंड मार्केट का। आज मैं ये इसके आपको रीजंस बताने जा रही हूँ, क्योंकि बस सेल डीड यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने से वो लैंड आपके नाम पे नहीं होती है। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो लूप होल्स में आप फंस सकते हो। आपके पास खुद का ओरिजिनल सेल डीड रहेगा, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट रहेगा, बट फिर भी लैंड आपके नाम पे नहीं होगी, या फिर आप वो लैंड को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे जो भी पर्पस के लिए आपने लैंड ली है उसके लिए। सबसे पहली बात जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो है आपकी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो गई, बट आपके नाम से 7/12 यानी लैंड का सर्टिफिकेट आपके नाम का हुआ नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली लीगल इशू के वजह से आता है। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट होने के बाद तलाठी एक ई फेरफार बनाते हैं। ई फेरफार, इसको ई म्यूटेशन एंट्री भी कहा जाता है। इसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये रजिस्ट्री हो चुकी है और 15 दिन का टाइम मिलता है जहां पे मार्केट में कोई भी वो सेल डीड के अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क रेज करके राइटिंग में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है तहसीलदार ऑफिस में। अगर किसी ने इस तरह का ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया तो आपका 7/12 की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड आपका 45 वर्किंग डेज में 7/12 आता है। यानी अगर आपका क्लियर टाइटल ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आप डायरेक्टली गो अहेड कर सकते हो जहां पे आपका 7/12 बनता है। सो आपके पास सेल डीड है बट 7/12 नहीं है तो भी आप अनसेफ हो। नाउ लोग ऑब्जेक्शन क्यों रेज करते हैं? ऑब्जेक्शन रेज करने के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो है कि कभी कभी ये होता है ना, लोग जिसने लिया हुआ है वो सेलर को पूरे पैसे नहीं देता है और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद ये समझता है मे बी चेक बाउंस हो गया, मे बी उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया। तो 15 दिन के टाइम स्पैन में अगर पेमेंट का कोई भी इशू आया तो जिसने लैंड बेचा है वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। सेकंड होता है हिस्सा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, विरासत से आई हुई जमीन है, भाई और बहन ये 2 लोगों के नाम पे है, बट भाई ने बहन की परमिशन नहीं ली, बहन को पैसे नहीं दिए, बहन को हिस्सा नहीं दिया और वो लैंड खुद ही बेच दी। बहन को अगर इन बिटवीन समझ में आता है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करती है एंड ये सिमिलर रूट में जाता है जहां पे म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज होता है एंड वो तहसील में केस चलती है एंड 7/12 नहीं होता है। लैंड का 7/12 नहीं हुआ तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट हाथ में होने से कुछ भी नहीं होता है। सेकेंड चीज जिसके वजह से लैंड डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने के बावजूद भी, 7/12 होने के बावजूद भी आप लैंड यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बार है ना इंक्रोचमेंट होता है। आजू बाजू वाले लोग आते हैं और बोलते हैं हमारी लैंड है ये, आप इस लैंड में कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कई केसेस मार्केट में ऐसी देखी है, लीगली टाइटल उनके पास है बट प्लॉट के ऊपर वो जा नहीं सकते। माइट भी आपने कोसला के घोसला मूवी देखी होगी, बहुत बार पॉलिटिशियंस, गांव गुंडे, ये सारी चीजों से लोग डरते हैं एंड इंक्रोचमेंट होने के चांसेस भी होते हैं अगर आपने राइटली लैंड नहीं ली है, राइटली उनके बेसिक्स एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं किए हैं। तो थर्ड चीज जिसके वजह से लैंड तो आपने ले ली बट आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। केस स्टडी, लास्ट 3 महीने पहले हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी। उन्होंने हमारा प्लॉट देख के गया बट उनको एक अलग कुछ लेवल के लिए प्लॉट चाहिए था, तो उन्होंने भोर में प्लॉट लिया। भोर में प्लॉट लेने के बावजूद भी उनका जो सपना था उनको फार्म हाउस बनाने का, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि लेने के बाद उनको समझा कि उन्होंने रॉन्ग जोन की जमीन ली है। उन्होंने जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट होता है उसकी जमीन ली है। गवर्नमेंट फॉरेस्ट के ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लैंड देखते वक्त जोन सर्टिफिकेट ना देखा और लैंड ले ली तो भी आप लैंड यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके वजह से बहुत सारे लोग लैंड लेते हैं
और कभी कभी ये भी होता है कि उनके नाम से होती है, अच्छे टाइटल की होती है, जोन सर्टिफिकेट सब कुछ क्लियर होता है, बट ओनली एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो है पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉड। यानी आप जिससे लैंड ले रहे हो उसने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे के रखी है, वो बंदा आपके साथ में बात कर रहा है और वो बंदा पावर ऑफ अटर्नी का फ्रॉड करके बोलता है कि मैं पर्सन हूं और ये सेलर ने मुझे अथॉरिटी दी है रिप्रेजेंट करने की और मैं ये लैंड बेच रहा हूं। तो सेलर ने एक्चुअल परमिशन नहीं दी थी, फिर भी सामने वाले पावर ऑफ अटर्नी होल्डर में अगर लैंड बेच दी है तो भी सामने से जो ओरिजिनल सेलर है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकता है। सो दीज आर द 4 रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी वो लैंड आपके नाम पे नहीं हो सकती या आप वो लैंड सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। नाउ अभी ये चारों प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने करना क्या चाहिए? पहली बात, फर्स्ट जो मैंने पॉइंट कहा था कि कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। ऑब्जेक्शन कोई रेज तभी करेगा जब जो बायर है, जो बेच रहा है, एक बायर है एक सेलर है, जो बेच रहा है उसको पूरा पैसा रजिस्ट्री से पहले ही मिलना जरूरी है। रजिस्ट्री से पहले पूरा पैसा दे दो ताकि फाइनेंस वाला ऑब्जेक्शन बीच में रेज ना हो पाए, तो उसी में सब चीजें क्लियर होती है। सेकंड, इनहेरिटेंस, यानी बहन कल उठ के आएगी और भाई का हिस्सा मांगेगी। इस केस में आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से पहले आपने एक तहसील में जाके एनओसी साइन करवानी है रजिस्ट्रेशन के साथ में कि भाई बहन जितने भी है वो सब ने राइटिंग में देना है कि हमें हमारा लैंड का शेयर मिला है एंड हमें ये लैंड बेचने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आप विरासत की जमीन ले रहे हो तो ये रजिस्टर्ड एनओसी होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, इंक्रोचमेंट, यानी कोई भी उठ के आता है और आपके लैंड पे मेरी लैंड है बोल देता है। लैंड लेने से पहले आप पब्लिक नोटिस डालिए। पब्लिक नोटिस में चतुष्सीमा मेंशन होती है। 15 दिन में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है तो लीगली वो लैंड आपकी है, तो कोई भी इंक्रोच नहीं कर सकता है एंड आप उसके अगेंस्ट लीगल लॉ कंसिडर करके भी उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट डिमार्केशन के साथ में वो लैंड है एंड आपने प्रॉपर पब्लिक नोटिस सर्व की है। थर्ड चीज जो मैंने बताई वो है कि कभी कभी लोग इंक्रोचमेंट वाली बात भी कर देते हैं, पर इंपॉर्टेंट होता है पावर ऑफ अटर्नी अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया है। पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉड तभी हो सकता है कि आप ओनली पावर ऑफ अटर्नी जिसने ली है वो बात कर रहा है आपके साथ। तो आपने कभी भी जब आपको लैंड लेनी है तो ओरिजिनल सेलर के साथ में पहले बात करनी चाहिए। अगर ओरिजिनल सेलर बोलता है मुझे बेचना है और ये बंदे के पास पावर ऑफ अटर्नी है, तभी आपने वो लैंड बेचने के लिए लेनी चाहिए। या वो सामने वाला बंदा, आप हमेशा, अगर वो यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे अब्रॉड में है, तो भी आप बोलो सर हम ऑनलाइन कॉल करते हैं, मुझे आपको देखना है, आपसे बात करनी है और उसके बाद में ही मैं ये लैंड ट्रांजैक्शन करने के लिए जाऊंगा। तो ये चीज देखनी जरूरी है, जहां से आपका पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉड जो है वो बच जाता है। एंड जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था वो था जोन सर्टिफिकेट वाला। जोन सर्टिफिकेट देखना बहुत इजी है। लेने से पहले ये पक्का चेक कीजिए कि आप जहां पे भी लैंड ले रहे हो ना, जो पर्पस के लिए ले रहे हो वो पर्पस का जोन है या नहीं है। इसके लिए आप लैंड कंसल्टेंट के पास जा सकते हो, लैंड डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो और उसके बाद में कॉल ले सकते हो। तो बस सेल डीड साथ में होना, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट साथ में होना सेफ नहीं है। आपका खुद का 7/12 होना चाहिए, आपको प्रॉपरली आपके प्लॉट पे जाने आना चाहिए, प्लॉट लेने के बाद जो पर्पस से लिया है वो पर्पस के लिए यूज करने आना चाहिए। एंड अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी दी है सेलिंग की तो इंश्योर कीजिए कि आपके पावर ऑफ अटर्नी का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अगर आप पुणे के आसपास इसी तरह की कुछ लैंड देख रहे हो, आप अगर लैंड में ऑलरेडी फंस चुके हो बट फिर भी आपको लैंड लेनी है, या आप न्यूली लैंड देख रहे हो, तो वी कैन हेल्प यू आउट। DM us into comment section. We'll help you out with the latest options that we have. Thank you so much.